नमस्कार बच्चों, कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ आप सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, खुश होंगे और अपनी पढ़ाई भी अच्छे से कर रहे होंगे। तो जैसा कि आप सभी जानते हैं, मैं हूँ आपकी हिंदी की अध्यापिका और मैं स्वागत करती हूँ आप सभी का आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम में। और आज हम यहाँ पर एकत्रित हुए हैं पढ़ने के लिए क्लास 7th की हिंदी। क्लास 7th के हिंदी में हम पढ़ रहे हैं हिंदी व्याकरण, और हिंदी व्याकरण में हमारा जो टॉपिक चल रहा है वो है क्रिया। तो हमने संज्ञा, सर्वनाम और क्रिया, जो हमारा थर्ड टॉपिक है, उसको हम पढ़ रहे हैं। तो क्रिया में हमने यहाँ पर क्रिया पढ़ लिया अभी तक के अपने लास्ट सेशन में। पिछले क्रिया पढ़ा, क्रिया के भेदों के विषय में जाना, और क्रिया के दो भेदों को मैंने यहाँ पर आपको डिस्कस किया है कि आपके एक तो आपके कर्म के आधार पर क्रिया के भेद होते हैं, दूसरा रचना के आधार पर, रचना या बनावट के आधार पर क्रिया के भेद होते हैं। तो सबसे पहले हम यहाँ पर डिस्कस कर रहे हैं कर्म के आधार पर क्रिया के भेद, जिसमें दो भेद हमने यहाँ पर क्रिया के बताए हैं, अकर्मक और सकर्मक क्रिया। तो क्योंकि ये टॉपिक बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट है और आगे आपके हर चीज में ये काम आने वाला है, यानी कि हिंदी व्याकरण में आप जो भी चीजें पढ़ेंगे तो आपको उसमें क्रिया शब्द का प्रयोग कहीं ना कहीं होता है, और क्रिया में आपको क्रिया के भेदों का पता होना बहुत ज्यादा जरूरी होता है। तो अकर्मक और सकर्मक, अ अर्थात बिना कर्मक अर्थात कर्म के, सकर्मक स अर्थात साथ में कर्मक अर्थात कर्म के। तो दोनों को यहाँ पर हम डिफाइन करेंगे, दोनों को हम यहाँ पर एग्जाम्पल के साथ पढ़ेंगे कि क्या होती है अकर्मक क्रियाएं, क्या होती है सकर्मक क्रियाएं। तो बिल्कुल रेडी हो जाइए कॉपी पेन पेंसिल लेकर, और बिल्कुल कंटिन्यू करेंगे वहीं से जहां हमने अपने लास्ट सेशन में छोड़ा था। तो हम चलते हैं स्मार्ट बोर्ड की तरफ, शुरू करते हैं अपने आज का सेशन। सभी बच्चे ध्यान पूर्वक पढ़ेंगे और समझने का प्रयास करेंगे। तो हमने अपने पिछले लास्ट जो हमारा सेशन था उसमें हमने यहाँ पर अपनी क्रिया के जो दो भेद हैं उनमें सबसे पहले अकर्मक क्रिया को यहाँ पर डिस्कस किया था। और अकर्मक क्रिया में आप देख सकते हैं हमने लिखा है जिन क्रियाओं के कर्म नहीं होते, जिन क्रियाओं के कर्म नहीं होते और क्रिया का फल कर्ता पर पड़ता है, वे अकर्मक क्रियाएं होती हैं। क्योंकि उनके कर्म नहीं होते तो उनका जो फल है वो सीधे कर्ता पर पड़ता है, इसीलिए वो अकर्मक क्रियाएं कहलाती हैं। क्लियर। हमने यहाँ पर आपको एग्जाम्पल दिया, नेहा सो रही है, नेहा सो रही है। ठीक है, तो सो, उड़, हंस, ये सब क्या है, आपकी अकर्मक क्रियाएं हैं। नेहा सो रही है, तो यहाँ पर कर्म उपलब्ध नहीं है, इसीलिए जो क्रिया है, जो क्रिया है उसका सीधा फल कर्ता पर पड़ रहा है। इसीलिए क्रिया के जो भी लिंग और वचन होंगे वो किसके अनुसार होंगे, कर्ता के अनुसार होंगे। तो नेहा सो रही है, यानी कि नेहा क्या है, एक वचन है, स्त्रीलिंग है, तो कर्म भी एक वचन और स्त्रीलिंग में होगा, यानी कि क्रिया भी स्त्रीलिंग और एक वचन में होगी। चिड़िया उड़ रही है, तो चिड़िया स्त्रीलिंग एक वचन, तो क्रिया उसी के अनुसार रही है, एक वचन स्त्रीलिंग। मोहन हंस रहा है, मोहन हंस रहा है, क्योंकि कर्म उपलब्ध नहीं है तो क्रिया का सीधा फल कर्ता पर पड़ेगा। तो कर्ता क्रिया के लिंग वचन सब कर्ता के अनुसार होंगे। तो मोहन हंस रहा है, मोहन जो है वो पुल्लिंग है, एक वचन है, तो क्रिया भी उसी के अनुसार पुल्लिंग एक वचन में होगी। सीमा लिख रही है, सीमा लिख रही है, तो सीमा लिख रही है, यहाँ पर कर्म नहीं है तो रही है शब्द, यानी कि क्रिया जो है वो किसके अनुसार होगी, सीमा के अनुसार, यानी कर्ता के अनुसार होगी। तो देखिए यहाँ पर हमने कहा कि हम अकर्मक क्रियाओं की पहचान कैसे करेंगे, अकर्मक क्रियाओं की पहचान कैसे करेंगे। तो हमने कहा कि हम अकर्मक क्रियाओं की पहचान क्या लगाकर, जब हम क्या लगाकर प्रश्न करेंगे तो हमें अकर्मक क्रियाओं पर कभी भी उत्तर नहीं मिलेगा। तो जहां पर समझिए कि क्रिया कैसी है, अकर्मक क्रिया है। जैसे हमने लिखा मोहन हंस रहा है, तो क्या हंस रहा है, उत्तर कर्म नहीं आएगा यहाँ पर। ठीक है, तो इसीलिए
नेहा सो रही है, ठीक है, क्या सो रही है? तो यहाँ पर आपको उत्तर नहीं मिलेगा, इसीलिए ये दोनों जो क्रियाएं हैं ये अकर्मक क्रियाएं हैं। अब उसके बाद हम आते हैं अकर्मक क्रिया की पहचान पर। तो यहाँ पर देखिए हमने प्रश्न बहुत सारे बनाए हैं, जैसे सीमा गा रही है तो सीमा क्या गा रही है, रोहन पढ़ रहा है तो रोहन क्या पढ़ रहा है, बच्चा रोता है तो क्या रोता है, ठीक है। और उत्तर आपका नहीं मिल पा रहा है तो इसी को हमने कहा अकर्मक क्रिया, जहां पर उत्तर ना मिले उसको हमने कहा अकर्मक क्रिया। उसके बाद हमने अगला जो हमारा पॉइंट है, अगला जो हमारा पार्ट है क्रिया में कर्म के आधार पर का दूसरा भेद जो है सकर्मक क्रिया। तो स का अर्थ होता है साथ, कर्मक का अर्थ होता है कर्म के। जिन क्रियाओं में कर्म की अपेक्षा रहती है उन्हें सकर्मक क्रिया कहते हैं। जिन क्रियाओं में कर्म की अपेक्षा रहती है उन्हें सकर्मक क्रिया कहते हैं। आयुष पुस्तक पढ़ता है या आयुष पुस्तक पढ़ रहा है। नेहा टीवी देख रही है। प्रणव ने पत्र लिखा। पिताजी मिठाई लाए हैं, ठीक है। तो अब यहाँ पर ये जो वाक्य है, यहाँ पर पढ़ रहा है, देख रही है, लिखा, लाए हैं, ये सब सकर्मक क्रियाएं हैं। कैसे सकर्मक क्रियाएं हैं? क्योंकि आयुष केवल पढ़ नहीं रहा है, आयुष पुस्तक पढ़ रहा है, आयुष पुस्तक पढ़ रहा है। नेहा देख रही है तो क्या देख रही है? टीवी देख रही है। प्रणव ने लिखा तो क्या लिखा? पत्र लिखा। पिताजी लाए हैं तो क्या लाए हैं? मिठाई लाए हैं। तो पढ़ने, देखने, लिखने व लाने का कार्य क्रमशः आयुष, नेहा, प्रणव और पिताजी का यानी कि कर्ता कर रहे हैं। तो इसीलिए इनका फल यहाँ पर कर्ता पर ना पढ़कर कर्म पर पढ़ रहा है। किस पर पढ़ रहा है? कर्म पर पढ़ रहा है, और इसीलिए ये सभी सकर्मक क्रियाएं हैं। तो इसके लिए हमने सकर्मक क्रिया तो हमने यहाँ पर क्लियर कर दिया। अब हम सकर्मक क्रियाओं के की पहचान कैसे करेंगे, सकर्मक क्रियाओं को कैसे पहचानेंगे? कह तो दिया कि सकर्मक क्रिया है, यहाँ पे हम अलग अलग बता रहे हैं, एग्जाम्पल दे रहे हैं, इसीलिए आपको पता चल जा रहा है कि ये सकर्मक क्रिया है। लेकिन अगर आपको एग्जाम में आता है कि सकर्मक और अकर्मक में डिफरेंस बताइए, या सकर्मक क्रिया छाटिए या अकर्मक क्रिया छाटिए, तो कैसे आप छाटेंगे? उसके लिए आपको अंतर तो पता होना चाहिए, उसके लिए आपको दोनों की पहचान तो होनी चाहिए कि आप कैसे बता पाएंगे। तो सकर्मक क्रिया की पहचान, सकर्मक क्रिया की पहचान के लिए हमेशा जिस तरह से आपने यहाँ पर क्या किसे जैसे आपने क्या यहाँ पर प्रश्न लगाया था तो आपको उत्तर नहीं मिला था, लेकिन आप सकर्मक क्रिया में आप क्या किसे किसको शब्द लगाकर प्रश्न करने पर आपको उत्तर प्राप्त हो जाएगा। तो देखिए कैसे होता है, इसको लिख लेते हैं। सकर्मक क्रिया की पहचान, नोट डाउन कीजिए साथ के साथ, सकर्मक क्रिया की पहचान के लिए क्रिया के साथ, क्रिया के साथ क्या, किसे, किसको, क्या किसे किसको शब्द लगाकर, क्या किसे किसको शब्द लगाकर प्रश्न करने पर
करने पर यदि उत्तर प्राप्त हो जाता है, यदि उत्तर प्राप्त हो जाता है तो उसे, तो जो क्रिया होगी, क्रिया सकर्मक होती है। ठीक है, अगर हम प्रश्न करेंगे तो अगर हमें उत्तर प्राप्त हो जाता है तो क्रिया कैसी होती है? क्रिया सकर्मक होगी। ठीक है, अगर हमें उत्तर प्राप्त हो गया तो क्रिया हमारी कैसी होगी? हमारी क्रिया सकर्मक होगी। तो उदाहरण के स्वरूप देखिए, कुछ उदाहरण हम यहाँ पर दे रहे हैं, कुछ एग्जाम्पल्स हम यहाँ पर देंगे और इस पर आप क्या लगाएंगे तो उसके बाद आप देखेंगे। तो अगर आपको उत्तर प्राप्त हो जाता है तो ये सकर्मक क्रिया है। ठीक है, प्रश्न, आयुष क्या पढ़ रहा है? आयुष क्या पढ़ रहा है? तो उत्तर क्या मिलेगा आपको? पुस्तक। ठीक है, तो अगर सेंटेंस है आयुष पुस्तक पढ़ रहा है तो आप जब क्या शब्द लगाएंगे? क्रिया से पहले, क्रिया से पहले आप क्या शब्द लगाएंगे तो आपको उत्तर मिल जाएगा। आयुष क्या पढ़ रहा है तो उत्तर पुस्तक। प्रणव ने क्या लिखा? प्रणव ने क्या लिखा? उत्तर पत्र लिखा। ठीक है, तो प्रणव ने पत्र लिखा। तो प्रणव ने क्या लिखा? क्या जोड़कर आपने प्रश्न किया तो आपको मिल गया उत्तर पत्र। ठीक है, इसी तरह से हमने एक और एग्जांपल यहाँ पर लिखा था, नेहा क्या देख रही है? नेहा, नेहा क्या देख रही है? उत्तर लिखेंगे टीवी। नेहा टीवी देख रही है। इसी तरह से पिताजी क्या लाए? पिताजी क्या लाए? तो पिताजी मिठाई लाए। तो आपने यहाँ पर देखा कि क्रिया के साथ क्या लगाने से, क्रिया के साथ क्या शब्द लगाने से, जब आप क्रिया के साथ क्या शब्द लगा रहे हैं तो आपको उत्तर प्राप्त हो जा रहा है, उत्तर मिल रहा है, तो ये आपकी सकर्मक क्रियाएं हैं। यानी कि जो कर्म, उत्तर में कर्म कारक मिलता है, यानी कि इस वाक्य में कर्ता क्या कारक क्या है? कर्म कारक है। आयुष पुस्तक पढ़ रहा है, प्रणव ने पत्र लिखा, नेहा टीवी देख रही है, पिताजी मिठाई लाए। ठीक है, तो ये क्लियर। अब आपको सकर्मक क्रिया को आप पहचान सकते हैं जब आप कर्म के साथ क्या लगाएंगे। तो अगर आपको उत्तर नहीं मिलता है तो अकर्मक क्रिया, अगर उत्तर मिल जाता है तो सकर्मक क्रिया। क्लियर हो गया, पहचान हो गई सभी को। अब हम सकर्मक क्रिया के भेद यहाँ पर पढ़ते हैं। कभी कभी हमने कहा ना कि कभी कभी जो क्रिया होती है उसमें एक साथ दो क्रियाएं भी होती है। ठीक है, किसी किसी में क्या होता है,
कि एक साथ दो क्रियाएं भी होती हैं। हमने ये शुरुआत में पढ़ा था ना कि क्रिया में कहीं कहीं पर दो क्रियाएं भी साथ में होती हैं। तो इसी के आधार पर जब हमने इसको कहा कि सकर्मक है, क्योंकि यहाँ पर कर्म उपलब्ध है, तो कर्म उपलब्ध होने के कारण ही उसी सकर्मक क्रिया के भेद भी बनते हैं। सकर्मक क्रिया के भेद, सकर्मक क्रिया के भेद। तो सकर्मक क्रिया के भेद यहाँ पर कौन कौन से होंगे? देखिए, क्योंकि सभी क्रियाओं में एक कर्म रहता है। कभी कभी जो क्रियाएं होती हैं एक कर्म रहता है और कभी कभी किसी किसी क्रिया में दो कर्म रहते हैं। तो इसी के आधार पर जो सकर्मक क्रियाएं होती हैं वो दो प्रकार की होती हैं। दो प्रकार कौन कौन सी? एक कर्मक, एक कर्मक क्रिया और दूसरी होगी द्विकर्मक क्रिया। एक कर्मक क्रिया और द्विकर्मक क्रिया। तो हमने यहाँ पर कहा कि कभी कभी क्रियाएं जो है एक होती है और कभी कभी दो होती है। तो इसी से आपको यहाँ पर पता चल रहा है एक कर्मक और द्विकर्मक। ठीक है, एक कर्मक और द्विकर्मक। तो क्रियाएं कभी कभी क्या होती है, किसी वाक्य में एक क्रिया होती है और किसी वाक्य में दो क्रियाएं होती हैं। देखिए, जिन क्रियाओं के साथ एक कर्म होता है वे क्रियाएं एक कर्मक होती हैं। ठीक है, जिन क्रियाओं के साथ एक कर्म होता है वो एक कर्मक होती है और जिन क्रियाओं के साथ दो कर्म होते हैं वो द्विकर्मक होती है। ठीक है, तो सबसे पहले हम पढ़ते हैं एक कर्मक। एक कर्मक क्रिया, एक कर्मक क्रिया। ठीक है, तो एक कर्मक क्रिया के विषय में लिख लेते हैं, नोट डाउन भी करते रहेंगे साथ साथ। जिन क्रियाओं के साथ एक कर्म होता है, जिन क्रियाओं के साथ एक कर्म होता है वे एक कर्मक क्रियाएं कहलाती है। वे एक कर्मक क्रियाएं कहलाती है जिनमें एक कर्म होता है। ठीक है, अब जैसे एग्जाम्पल देखिए, नोट डाउन भी करते रहेंगे बच्चा साथ के साथ। माता खाना खिलाती है। तो यहाँ पर कर्म क्या है? माता खाना खिलाती है। तो खाना क्या है? कर्म है, तो एक कर्मक। ठीक है, माता खाना खिलाती है,
यहाँ पे क्या है, माता खाना खिलाती है। माता करता है, खिलाती है क्रिया है और खाना कर्म है। इसी तरह से माली पानी देता है। माली पानी देता है, ठीक है। माली पानी देता है, तो पानी क्या है, कर्म है, ठीक है। माली पानी देता है तो पानी कर्म है। एक और एग्जांपल लेंगे यहाँ पर, अध्यापिका पुस्तक पढ़ाती है। अध्यापिका पुस्तक पढ़ाती है, तो यहाँ पर अध्यापिका करता है, पढ़ाती है आपका क्रिया है, पुस्तक आपका कर्म है, ठीक है। तो आपने देखा कि जिन क्रियाओं के साथ एक कर्म होता है, जिन क्रियाओं के साथ एक कर्म होता है उसे एक कर्मक क्रिया कहते हैं। तो यहाँ पर सिंगल सिंगल आपका कर्म है, माता खाना खिलाती है, माली पानी देता है, अध्यापिका पुस्तक पढ़ाती है, ठीक है। सिंगल सिंगल आपको यहाँ पर कर्म दिया गया है, एक एक केवल आपको यहाँ पर कर्म दिया गया है, तो इसीलिए हमने इसको कहा एक कर्मक क्रिया। अब हम आते हैं अपने दूसरे एग्जाम्पल की तरफ, द्विकर्मक क्रिया। दूसरा आता है हमारा द्विकर्मक क्रिया। तो नाम से ही हमें पता चल जाता है, हमें पता है, रटने की जरूरत नहीं होती। अगर आप ध्यान से समझो, अगर आप ध्यान पूर्वक चीजों को समझो, चीजों को नोट डाउन करो, तो आपको याद करने की बहुत ज्यादा रटने की जरूरत नहीं पड़ती। अगर आप समझ जाते हैं तो समझना बहुत ज्यादा जरूरी होता है चीजों को, तो इसीलिए ध्यान देना पड़ता है एक एक चीज पर। तो जिन क्रियाओं के साथ, जिन क्रियाओं के साथ जिन क्रियाओं के साथ दो कर्म होते हैं, जिन क्रियाओं के साथ दो कर्म होते हैं वे क्रियाएं द्विकर्मक क्रियाएं कहलाती है। जिन क्रियाओं के साथ दो कर्म होते हैं वे क्रियाएं द्विकर्मक क्रियाएं कहलाती है। कैसी क्रियाएं कहलाती है, द्विकर्मक, क्योंकि उनके साथ क्या होते हैं, दो कर्म होते हैं, ठीक है, इसलिए वे द्विकर्मक क्रियाएं कहलाती हैं। अब यहाँ पर एग्जाम्पल लिखेंगे, जैसे क्या एग्जाम्पल लिखा था हमने जस्ट पीछे, क्या एग्जाम्पल लिखा था हमने जस्ट पीछे, माता खाना खिलाती है, माता खाना खिलाती है, या आप लिख सकते हैं माता जी खाना खिलाती है, ठीक है, माता जी खाना खिलाती है। तो इसको आप द्विकर्मक क्रिया
कैसे बनेगी ये? माता जी बच्चे को खाना खिलाती है। माता जी बच्चे को खाना खिलाती है। तो अब यहाँ पर देखिए, अभी हमने यहाँ पर लिखा था कि माता जी खाना खिलाती है, तो वहां पर केवल एक कर्म था, लेकिन यहाँ पर दो कर्म है। माता जी बच्चे को खाना खिलाती है, ठीक है, दो कर्म उपलब्ध है यहाँ पर। अगला वाक्य देखिए, बिल्कुल उसी तरह का। माली पानी देता है, हमने लिखा था माली पानी देता है, लेकिन माली किसको पानी देता है? माली पौधों को पानी देता है। माली पौधों को पानी देता है। तो अभी तक केवल इतना था कि माली पानी देता है, तो केवल एक कर्म था यहाँ पर, लेकिन दो कर्म है। माली पौधों को पानी देता है, ठीक है, दो कर्म है, पौधे और पानी, ठीक है। इसी तरह से अगला एग्जाम्पल भी बिल्कुल हम वही वाला लेंगे, क्योंकि आपको समझाना है ना, आपको समझना भी तो है। अध्यापिका देखिए, अभी तक हमने केवल यहाँ पर एग्जाम्पल लिखा था अध्यापिका पुस्तक पढ़ाती है। इससे पहले वाला एग्जाम्पल क्या था? अध्यापिका पुस्तक पढ़ाती है। लेकिन अब हम लिखेंगे अध्यापिका विद्यार्थियों को पुस्तक पढ़ाती है। अध्यापिका विद्यार्थियों को पुस्तक पढ़ाती है, ठीक है। तो यहाँ पर पहले केवल पुस्तक हमारे पास कर्म था, ठीक है, पुस्तक पढ़ाती है, लेकिन अभी हमारे पास दो कर्म है, इसीलिए हमने इसको क्या कहा है? द्विकर्मक क्रिया। जहां पर दो कर्म उपलब्ध हो उसको हमने कहा द्विकर्मक क्रिया, ठीक है। तो द्विकर्मक क्रिया, जिन क्रियाओं के साथ दो कर्म होते हैं वे द्विकर्मक क्रियाएं कहलाती हैं। एग्जाम्पल आपको क्लियर हो चुके हैं। बच्चे माता जी बच्चे को खाना खिलाती है, बच्चे और खाना। माली पौधे को पानी देता है, पौधे और पानी। अध्यापिका विद्यार्थियों को पुस्तक पढ़ाती है, तो विद्यार्थी और पुस्तक। तो इस तरह से एक कर्मक और द्विकर्मक, यहाँ पर खिलाती है, पानी देता है, पढ़ाती है, ये जो क्रियाएं हैं इनके दो दो कर्म है, ठीक है, इनके दो दो कर्म है, और प्रत्येक क्रिया के दो दो कर्म होने के कारण ये द्विकर्मक क्रियाएं कहलाई। तो ये जो पहला टॉपिक था ये हमारा कंप्लीट हो चुका है। पहला टॉपिक हमारा पूरी तरह से कंप्लीट हो चुका है, क्रिया के भेदों का, जो है कर्म के आधार पर क्रिया के भेद। तो कर्म के आधार पर क्रिया के हमने दोनों भेद बहुत अच्छे से पढ़ लिए, जिसमें हमने पहले पढ़ा सकर्मक अकर्मक क्रिया, फिर हमने पढ़ा सकर्मक क्रिया। तो अकर्मक जहाँ पर कर्म उपलब्ध नहीं होता है, सकर्मक जहाँ पर कर्म होता है, और सकर्मक और अकर्मक की पहचान कैसे करेंगे, और सकर्मक अगर क्रिया सकर्मक है तो उसके कितने भेद होते हैं। क्लियर सभी को? नेक्स्ट हमारा पॉइंट है, यानी कि क्रिया के भेदों में दूसरा आधार जो हमारा है वो हमारा है रचना के आधार पर क्रिया के भेद। रचना, देखिए नोट डाउन करते रहेंगे साथ साथ।
रचना के आधार पर क्रिया के भेद। तो कर्म के आधार पर क्रिया के जो भेद थे वो दो प्रकार के थे, सकर्मक और अकर्मक क्रिया। अब रचना के आधार पर क्रिया के 6 भेद हैं। ठीक है, इसको हम प्रयोग भी कह सकते हैं। ठीक है, तो यहां पर हम लिखेंगे 6 भेद। सबसे पहला सामान्य क्रिया, दूसरा है संयुक्त क्रिया, तीसरा है नाम धातु क्रिया, नंबर 4 है प्रेरणार्थक क्रिया। नेक्स्ट अगला है पूर्वकालिक क्रिया, पूर्वकालिक क्रिया। नंबर 6 है हमारा अपूर्ण क्रिया। तो ये है 6 भाग रचना के आधार पर। तो रचना के आधार पर ये 6 भाग है क्रिया के। इन 6 भागों को नोट डाउन कीजिए, फिर हम इनको एक्सप्लेन करते हैं। तो बच्चों, आज कर्म के आधार पर जो हमारे यहाँ पर क्रिया का जो भेद है वो हमारे कंप्लीट हो चुके हैं। अब हम रचना के आधार पर यहाँ पर क्रिया के भेदों को डिस्कस करेंगे। तो अब मैंने यहाँ पर 6 भेद आपको रचना के आधार पर क्रिया के बताए हैं। तो आज हमने जितना भी पढ़ा है बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण टॉपिक था, तो उसको घर पर जरूर आप रिवाइज करें, घर पर उसको कंप्लीट करने का प्रयास करें। तो जो कुछ भी आपको अभी तक क्रिया के टॉपिक में समझ में नहीं आया है, जो कुछ समझने में परेशानी हो रही है, अगर सकर्मक अकर्मक क्रिया में अभी भी कोई कंफ्यूजन है, तो आप अपने डाउट्स, अपनी परेशानियां, अपनी समस्याएं हमें चैट के माध्यम से या डायरेक्टली क्लास में पूछ सकते हैं, या सिस्टम के माध्यम से हैंड रेज करके पूछ सकते हैं। कोई भी डाउट नहीं रखेंगे, क्योंकि टॉपिक बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपके आगे के लिए भी। तो आज का सेशन हमारा यहीं पे समाप्त होता है। जो कुछ भी हमने पढ़ाया है उसको घर पर रिवाइज करें। हम मिलेंगे अपने नेक्स्ट सेशन में, कंटिन्यू करेंगे अपने इस टॉपिक को। तब तक के लिए धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।